हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान अर्जन अकेडमी पर दोस्तों मैं गिरीश से स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उपसर्ग के बारे में। हाँ दोस्तों, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और यदि आपके सिलेबस में हिंदी विषय दिया गया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है मेरे दोस्त। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उपसर्ग के बारे में, बिल्कुल पूरा का पूरा इसका संपूर्ण एक निचोड़ आपको देंगे दोस्तों। और आप पाएंगे कि आपने इस वीडियो को देखने के बाद अपने जो भी उपसर्ग के प्रश्न थे बिल्कुल सही तरीके से बिल्कुल सही किया है। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो में टॉपिक उपसर्ग की। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि उपसर्ग होता क्या है मेरे दोस्त। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि उपसर्ग, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है उपसर्ग। और उपसर्ग को हम इंग्लिश में प्रेफिक्स बोलते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, उपसर्ग को हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? प्रीफिक्स बोलते हैं। ठीक है, और उपसर्ग होता क्या है तो आप ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त जी, ध्यान से सुनिएगा। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपसे कर रहा हूं जी, आपसे कर रहा हूं मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। देखिए सुनिए आप, वे शब्दांश, जी हाँ मैं क्या कह रहा हूं, वे शब्दांश या अक्षर। दोस्तों मैं दोनों की बात कर रहा हूं क्योंकि उपसर्ग जो होता है उसमें शब्दांश और अक्षर ये दोनों आते हैं। तो वे शब्दांश या अक्षर जो किसी शब्द के पूर्व में, किसी शब्द के पहले, किसी शब्द के आरंभ में, किसी शब्द के आगे, किसी शब्द के पूर्व में, किसी शब्द के आदि में प्रयोग किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं। और उनके प्रयोग के बाद जब उस शब्द और ये शब्दांश या जो इनके अक्षर हैं इन दोनों का समावेश करके जब नए शब्द का निर्माण होता है तो वही जो शब्द है मेरे दोस्त, नया अर्थ जो आता है उसी को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। आप ऐसे समझिए दोस्त, जैसे मैं बात करूं कि यहां मैंने कोई शब्द लिखा, अभी मैं एक ग्राफ दे रहा हूं आपको। मान लीजिए ये कोई शब्द है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे हार लिखा। क्या लिखा मेरे दोस्त? हार। ठीक है, अब इस हार, ये एक शब्द है, ये क्या है मेरे दोस्त? ये है आपका शब्द। इस हार शब्द के पहले, ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि परीक्षा में यहां से प्रश्न बने हैं और बच्चे गलत करके आते हैं, इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। ये जो हार शब्द है दोस्त, इसके आरंभ में ध्यान से समझिएगा क्या क्या यूज हो सकता है शब्द? आरंभ या पहले या शुरुआत में, है ना? आरंभ, पहले, शुरुआत में, आगे, पहले। पहले को मेरे दोस्त पूर्व भी कहते हैं, सही है, यानी पूर्व समय में, यानी पहले के समय में। ठीक है, और या हम मेरे दोस्त बात करें आदि में, यानी किसी शब्द के पहले, किसी शब्द के पहले आने वाले शब्दांश या अक्षर। यहां पे दोस्त किसी भी शब्द के आरंभ में या किसी भी शब्द के पहले, किसी भी शब्द के शुरुआत में, किसी भी शब्द के आगे पहले या आदि में, इतने शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है उपसर्ग को बनाने से पहले। जो हम बात करते हैं कि वे शब्दांश या अक्षर जो किसी भी शब्द के आरंभ में, पहले या शुरुआत में या आगे या पहले, मेरे दोस्त पहले दो बार मैंने कर दिया है तो चलिए यहाँ पे मैं पहले को पूर्व कर देता हूं। ठीक है, पूर्व में या आदि में प्रयोग किया जाए और प्रयोग करने के बाद ये जो शब्द है ना, इस शब्द में एक परिवर्तन हो जाए, तो जो परिवर्तन होगा दोस्त वही क्या कहलाएगा? उपसर्ग। जैसे मैं आपको इसका डेफिनेशन बताऊं, जैसे मैं आपसे बोलूं कि उपसर्ग किसे कहते हैं तो आप समझिएगा, इसकी डेफिनेशन समझिए दोस्त कि वे शब्दांश या अक्षर, अक्षर भी आते हैं दोस्त, केवल हम शब्दांश नहीं कह सकते। ठीक है, वे शब्दांश या अक्षर जो जो किसी, अब दोस्तों यहां से हम यहां लिखते हैं जो किसी शब्द के, अब यहां पे दोस्तों ये जितनी भी बातें मैंने लिखी है वो यहां पे लागू हो जाएंगी। ठीक है, चाहे आप आरंभ देख लो, चाहे पहले, शुरुआत, पूर्व, आगे, आदि। ठीक है, वो यहाँ पे इसमें से कुछ भी आप ले लीजिए। ठीक है, तो किसी शब्द के, मान लीजिए मैं लेता हूं जो एग्जाम में ज्यादातर आता है दोस्तों, कि किसी शब्द के पहले, एग्जाम में ज्यादातर जहां से प्रश्न बनते वो यही रहता है, किसी शब्द के पहले या आदि में प्रयुक्त होकर, आदि में
प्रयुक्त होकर, आदि में प्रयुक्त होकर, ठीक है दोस्तों, आदि में प्रयुक्त होकर उनके अर्थ को प्रभावित करते हैं, उनके अर्थ को प्रभावित करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। समझ गए मेरे दोस्त, मैंने क्या कहा आपसे, उपसर्ग कहलाते हैं। यानी वे शब्दांश, यानी शब्द का एक अंश होगा दोस्तों, वो शब्द नहीं होगा, जो जुड़ेगा वो शब्द नहीं होगा, वो शब्द का एक अंश होगा। तो वे शब्दांश या अक्षर जो किसी शब्द के पहले या आदि में प्रयुक्त होकर, यानी जुड़कर उनके अर्थ को प्रभावित कर दे। प्रभावित करने का अर्थ है मेरे दोस्त कि उनके अर्थ को बदल दें, तो क्या कहलाता है, वो उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आप समझिए, अगर मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के थ्रू लेके चलूं, तो जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे लिखा मेरे दोस्त हार, क्या लिखा, हार। तो हार का अर्थ आप जानते हैं, एक हार नेकलेस को भी बोल सकते हैं, और सेकेंडरी अगर हम बात करें तो जैसे हम किसी से हार जाएं, इसको भी बोल सकते हैं। लेकिन दोस्त, अगर इस हार शब्द के आगे मैं उपसर्ग के रूप में प्र जोड़ दूं तो क्या बनेगा, प्रहार। और प्रहार का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, चोट करना या चोट पहुंचाना, है ना। तो देखिए, हार था, लेकिन जैसे ही इसमें उपसर्ग जुड़ा, अर्थ का परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन होकर के क्या बन गया, चोट करना। जैसे इसी हार की बात मैं करूं मेरे दोस्त, तो अगर इसी हार के पहले मैं आ उपसर्ग लगा दूं, तो अभी तो ये हार था, लेकिन जैसे ही इसमें उपसर्ग के रूप में आ जुड़ा तो क्या बना, आहार बना। और आहार का अर्थ क्या होता है दोस्त, तो आहार मीन्स होता है मेरे दोस्त भोजन। क्या होता है, भोजन। अगर इसी हार को मैं आगे फिर आपको समझाना चाहूं, तो अगर इसी हार में मैं दोस्त उपसर्ग के रूप में जोड़ दूं उप, तो क्या बन जाएगा, उपहार। तो हुआ ना अर्थ परिवर्तन। तो उपहार का मतलब क्या होता है, किसी को आप जो कुछ भेंट दे रहे हैं, यानी जो कुछ आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं। अर्थ परिवर्तन हुआ कि नहीं मेरे दोस्त, यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि किसी भी शब्द के पूर्व में, किसी भी शब्द के आदि में, किसी भी शब्द के शुरुआत में, किसी भी शब्द के आगे कोई भी शब्दांश या अक्षर जुड़ करके उनका अर्थ परिवर्तन कर दे मेरे दोस्त, तो वही क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। ठीक है मेरे दोस्त, समझ चुके होंगे आप कि वो क्या कहलाता है, उपसर्ग। ठीक है, तो आप इसका मेरे दोस्त स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अच्छे से नोट कीजिए, और हम चलते हैं अब आगे की तरफ। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए, तो हम इसको इरेज करते हैं, मिटाते हैं, और हम चलते हैं आपको लेकर के आगे की तरफ। ठीक है, अब दोस्त बात करते हैं हिंदी में उपसर्ग की, हिंदी में उपसर्ग की, हिंदी में उपसर्ग का प्रयोग। ठीक है दोस्त, तो अगर हम आपको थोड़ा सा समझाएं, तो आप ये समझिए दोस्तों कि हिंदी में उपसर्ग मुख्य रूप से 4 प्रयोग होते हैं। मुख्य रूप से कितने उपसर्ग का प्रयोग होता है मेरे दोस्त, 4। अगर हम नंबर 1 पे बात करें, तो कौन से उपसर्ग का प्रयोग होता है मेरे दोस्त, तो संस्कृत के उपसर्ग का। दूसरे पे बात करें तो हिंदी के उपसर्गों का। तीसरे पे बात करें मेरे दोस्त, तो आपका हो जाएगा उर्दू के उपसर्गों का। और चौथे की बात करें मेरे दोस्त, तो हो जाएगा अंग्रेजी के उपसर्गों का। ठीक है, तो यही 4 प्रकार के उपसर्ग आपको हिंदी में मिलते हैं। ठीक है, जहां हम बात करें दोस्तों कि संस्कृत में कुल कितने उपसर्ग होते हैं, तो हम आपको बताएं मेरे दोस्त कि संस्कृत में, ये पूछा हुआ प्रश्न है, हिंदी में सॉरी संस्कृत में उपसर्गों की संख्या पूछ सकता है आपसे, तो कितनी होती है, 22। अगर आपसे पूछे कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है मेरे दोस्त, तो क्या बताएंगे, 10। अगर आपसे पूछे कि उर्दू में उपसर्गों की संख्या कितनी है मेरे दोस्त, तब क्या बताएंगे। अगर अंग्रेजी में पूछे मेरे दोस्त, तो हिंदी में अगर बात करें, तो अंग्रेजी के जो भी उपसर्ग होते हैं दोस्तों, वो फिक्स नहीं है कि कितने उसमें होंगे, लेकिन कुछ विशेष जो आपके अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, वो हम आपको मेरे दोस्त बताएंगे। लगभग हम आपको 8 तरीके के अंग्रेजी के उपसर्ग के बारे में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन आपके एग्जाम में मुख्य रूप से मेरे दोस्त संस्कृत और हिंदी से रिलेटेड उपसर्ग पूछे जाते हैं,
और कभी कभी एग्जाम में आपसे उर्दू से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। रही बात अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी में जो उपसर्ग प्रयोग होते हैं दोस्तों, वो कुछ विशेष उपलब्धियों के पहले प्रयोग होते हैं। जैसे मैं बोलूं वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रिंसिपल, सब इंस्पेक्टर, है ना मेरे दोस्त, इस टाइप की चीजें, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। तो इसमें जो मैं जनरल बोल रहा हूं, जो मैं वाइस बोल रहा हूं आपको, ठीक है दोस्त, ये सब क्या है, हमारे अंग्रेजी के कुछ विशेष उपसर्ग होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्त, तो फिलहाल आज की अपनी इस वीडियो में हम संस्कृत के कुल 22 उपसर्गों की चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ, जहां हम आपको संस्कृत में कुल 22 उपसर्गों को क्रम क्रम के अनुसार बताएंगे। और दोस्त आप वीडियो को अच्छे से देखिए, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए चलते हैं हम अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, चलिए दोस्तों हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां हम चर्चा करेंगे कि संस्कृत के जो कुल 22 उपसर्ग होते हैं उसकी हम बात करेंगे दोस्तों, जिसमें से यहाँ हमने 8 उपसर्गों को लिख रखा है और यही हम अब इसकी चर्चा करेंगे मेरे दोस्त। तो चलिए, सबसे पहला उपसर्ग है अति। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझिएगा कि उपसर्ग जैसे आपको बताना है, तो उपसर्ग की सबसे बड़ी ट्रिक क्या है मेरे दोस्त जानने की, कि अगर आपको किसी भी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है, तो आप सबसे पहले तो ये काम कर लो कि उस उपसर्ग के मूल शब्द को बाहर कर लो। मूल शब्द को कहां कर दो मेरे दोस्त, बाहर कर दो। ठीक है, क्योंकि उपसर्ग का मेरे दोस्त जो मूल शब्द होता है, इसी के पहले वो शब्दांश आकर के जुड़ते हैं या वो अक्षर आकर के जुड़ते हैं। तो उन शब्दांश को, उन अक्षरों को अगर हमें जानना है, तो हम पीछे जो मूल शब्द दिया है उसको निकाल लेंगे बाहर, और जैसे ही मूल शब्द मेरा दोस्त आया बाहर, तो वो शब्दांश या वो प्रयुक्त अक्षर हमें दिख जाएंगे, जो होगा हमारा क्या, उपसर्ग। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले उपसर्ग की। जो हमारा संस्कृत का पहला उपसर्ग है वो है अति। दोस्त जैसे यहां लिखा है अतिरिक्त, तो मैंने अभी आपको बताया है, इसी ट्रिक से सारे के सारे प्रश्न हल होंगे। ठीक है, तो देखिए अतिरिक्त लिखा है पीछे से, अगर मैं दोस्त इसमें से मूल शब्द निकालूं तो क्या निकलेगा, रिक्त। रिक्त निकलेगा, क्या बचा, अति। अति उपसर्ग है इस पे। अगर अतिकाल की बात करें तो पीछे से कौन सा मूल शब्द निकलेगा दोस्त, काल। अगर अत्यंत की बात करें तो थोड़ा सा मेरे दोस्त यहां आपको समस्या आएगी। क्यों, क्योंकि आप यहां पे क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें मूल शब्द क्या है। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, अत्यंत में अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो अतियोग अंत आएगा, और इसका मतलब यह है कि मूल शब्द क्या है, अंत, और आगे जो हमारा उपसर्ग है दोस्तों वो क्या है, अति। ठीक है, तो इसमें भी अति उपसर्ग है। यही अत्यधिक में भी है दोस्तों। अगर अत्यधिक को हम तोड़ें तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा अतियोग अधिक। तो मूल शब्द इसमें क्या है, अधिक है, और उपसर्ग क्या है, अति। तो यानी ये जो पहले वाले उपसर्ग हैं अति, ये इन सभी शब्दों में प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, तो इन सभी शब्दों में कौन सा उपसर्ग है, अति। अब हम अधि की बात करेंगे दोस्तों, ट्रिक वही है, उसी तरीके से लेंगे। जैसे अधिग्रहण लिखा है, तो पीछे से शुद्ध शब्द हमने ग्रहण निकाल दिया तो हमारा उपसर्ग मिल गया। अधिभार में पीछे से क्या निकलेगा, भार, और अधि उपसर्ग हमारा मिल गया। अध्यक्ष, देखिए दोस्तों जैसे यहाँ पे हुआ था वही कंडीशन यहाँ पर भी है कि अध्यक्ष का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा अधियोग अच्छ, और अच्छ जब निकल जाएगा तो अधि क्या कहलाएगा, आपका उपसर्ग। जी हाँ दोस्त, अधि क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए दोस्त, अध्यादेश लिखा है, तो अध्यादेश की बात करें तो इसका भी संधि विच्छेद होगा अधि योग आदेश, तो पीछे से मूल शब्द के रूप में आदेश आपका बाहर निकल जाएगा, बचेगा अधि। ठीक है, और दोस्त थोड़ा सा अगर मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक दूं, थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत अच्छी ट्रिक है, कि यदि आपको उपसर्ग दिया है और उपसर्ग जो दिया है उसमें से पूछ रहा है, वो शब्द दिया है और पूछ रहा है कि कौन सा उपसर्ग है, तो आप ये देखिए कि यदि वो यह है और यह के पहले आधा अक्षर है, जैसे आप यहां भी देख पा रहे हैं और यहां भी, यहां भी और यहां भी, तो जब दोस्त ऐसे आपको शब्द मिले और आपको उपसर्ग बताना हो तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा मेरे दोस्त। यदि यह हो और उसके पहले आधा अक्षर हो और आपको बताना हो कि कौन सा उपसर्ग है, तो कुछ करना ही नहीं है, आप बस ये समझिए कि ये जो इसके पहले स्वर लगा है ये ले लेना है आपको मेरे दोस्त, और जो इसके बाद का अर्ध अक्षर है, आधा अक्षर है जो दोस्त, ध या त या फिर यहाँ ध या त, इनको आपको लेना है, लेकिन उन सभी में लगा देना है छोटी ई स्वर के रूप में। जैसे
अगर मैं यहाँ से त लूं और छोटी की मात्रा लगा दूं तो क्या हो जाएगा, अति। यहां लगा दूं तो अधि, अधि, अति। ये इसका ट्रिक है कि यदि य के पहले कोई आधा अक्षर आता है और आधा अक्षर आने के बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, उपसर्ग पूछता है तो आप पहले वाला स्वर उसका ले लीजिए और जो आधा अक्षर है इसको पूरा करके छोटी की मात्रा लगा दीजिए, आपका उपसर्ग तैयार हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो अति का हो गया और यहाँ पे अधिका हो गया, मैंने बिल्कुल ट्रिक से बता दिया है। ठीक है, और एक चीज यही चर्चा कर देते हैं दोस्तों ताकि आपको याद हो जाए, या चलिए आगे चर्चा करेंगे जब उसका टॉपिक का नंबर आएगा। ठीक है, तीसरा है अनु। तो अनु से जो बनने वाले उपसर्ग हैं दोस्तों, देखा जाए तो यहां से मूल शब्द कुल निकलेगा तो अनु बचा। यहां से मूल शब्द आप निकाल दीजिए दिन, यहां से मूल शब्द निकालिए भाग और यहां से निकालिए करण। अब आप देख रहे हैं कि अगर मैंने मूल शब्द निकाल दिया दोस्तों तो सब में अनु अनु बचा है, तो अनु हो गया हमारा उपसर्ग और जिसके नीचे मैंने लाल कलर से रेखा खींची है लाल रंग से, वो हो गया आपका मूल शब्द। ठीक है, चौथा उपसर्ग है अप। तो अप उपसर्ग निकालना है दोस्तों तो कुछ नहीं करना, वही तरीका है, पीछे से निकालिए मूल शब्द। यहां निकलेगा मान, यहाँ पे वाद, यहाँ पे यश और यहाँ पे व्यय, तो सब में बचा अप, यानी इन सभी शब्दों में अप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, पांचवा दिया है अभि, यानी अभि उपसर्ग से बनने वाले ये सभी शब्द हैं, तो इनको निकालने के लिए वही तरीका यहाँ भी, पीछे से आप मूल शब्द निकाल लीजिए। तो यहां से साप निकला, यहां से मेरे दोस्त लेख निकला, यहां से ज्ञान निकला और यहां जो अभ्युदय दिया है मेरे दोस्त, अभ्युदय को अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद होगा अभि योग उदय, तो पीछे से उदय हमारा निकल जाएगा तो आगे क्या बचेगा, अभि बचेगा। जी हाँ दोस्तों, उपसर्ग में आपको थोड़ा सा संधि विच्छेद के बारे में पता होना चाहिए जिससे आप चीजों को बेहतर तरीके से कर पाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। छठा जो हमारा उपसर्ग है उससे निर्मित शब्द कौन कौन से हैं, तो आइए इसमें देखते हैं। जैसे दोस्तों अवकाश दिया है तो इसका मूल शब्द निकाल दीजिए काश, यहाँ पे निकाल दीजिए गुण, यहाँ पे निकाल दीजिए शेष और यहाँ पे निकाल दीजिए धारणा, तो सब में क्या बचा, अव, यही है हमारा उपसर्ग। सातवां है आ। तो आ उपसर्ग से निर्मित सभी शब्द हैं, कुछ नहीं करना, पीछे से मूल शब्द निकालिए। यहाँ निकलेगा कार, यहाँ पे निकलेगा मेरे दोस्त काश, यहाँ पे निकलेगा गमन और यहाँ निकलेगा जीवन। इन सबको निकालने के बाद जो हमारे उपसर्ग बचे वो क्या बचे हैं, आ। ठीक है, तो मूल शब्द पीछे से निकालते जाइए और उपसर्ग आप पाते जाएंगे। ठीक है, चलिए आठवां है दोस्तों इस स्लाइड का उपसर्ग उप, यानी इसमें उप उपसर्ग से निर्मित शब्द दिए गए हैं, तो इसका भी मूल शब्द क्या है निकाल लीजिए। इसमें कार है, इसमें हार है, इसमें देश है और इसमें सर्ग है। तो दोस्तों इन मूल शब्दों को निकालने के बाद आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपका जो उपसर्ग है वो क्या है, उप है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए संस्कृत के 8 उपसर्गों की बात हो गई है, आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट मेरे दोस्त और हम चलते हैं अपने आगे की स्लाइड की तरफ जहां हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो हम आ चुके हैं अपने अगले स्लाइड पर जहां हम 9 से लेकर के 15 तक जो उपसर्ग हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ से शुरुआत होता है 9वां उपसर्ग दोस्तों, यहाँ लिखा है उत, तो वही काम करना है हमें, पीछे से मूल शब्द निकाल लेना है। तो जैसे दोस्तों ये उल्लेख लिखा है, तो उल्लेख में से पीछे से मूल शब्द निकालना हो तो आप, मुझे पता है दोस्त, लेख निकाल लेंगे, लेकिन दोस्त बचेगा उल, तो क्या यहाँ उल लिखा है क्या, नहीं। अब आपको लगेगा कि फिर उत उपसर्ग कैसे हुआ, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि यहाँ इस लाइन में जो उल्लेख, उच्चारण, उज्ज्वल, उद्धार, ये सभी आपको दिए गए हैं शब्द, इन सभी में जो उपसर्ग है वो उत है। और कैसे हैं मैं आपको एक एक एक्सप्लेन करके बता दूं दोस्तों। तो जैसे पहला लिखा है उल्लेख, अगर दोस्तों हम उल्लेख की बात करें तो उल्लेख में उत योग लेख है, उत है हलंत त और लेख, तो इसमें दोस्तों पीछे से मूल शब्द लेख तो निकला लेकिन उपसर्ग क्या है, त। अब आप समझ रहे होंगे मेरे दोस्त कि ये त कैसे यहाँ पे आ गया, तो दोस्तों ये संधि विच्छेद का नियम है। आप संधि विच्छेद जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां मैं आपको डिफाइन करूंगा कि यहाँ पे त कैसे हुआ। और यदि आप जानना चाहते दोस्तों तो मैंने पिछली अपनी वीडियो अपलोड की है, आप वहां जाकर के देख लीजिए। मेरी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो आ रही है दोस्तों जिसमें मैं संधि को बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से बहुत ही बेस्ट डिफाइन करूंगा और एक एक पॉइंट को बताऊंगा और ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन यदि आप अभी देखना चाहते हैं दोस्तों तो मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां जाकर के उसको देख सकते हैं, जो हमारी पिछली वीडियो थी। ठीक है दोस्तों, जो हैंड रिटन थी मेरी नोटबुक पे, वो वाली वीडियो आपको वहां मिल जाएगी। बोर्ड वाली वीडियो मेरी बहुत जल्दी आने वाली मेरे दोस्त, तो आप ऐसे ही बने रहिए, वीडियो पे अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे मैं मोटिवेट होकर के आपके लिए और अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें आपके बीच में शेयर कर सकूं। ठीक है,
अब दोस्तों यहाँ अगला उज्ज्वल दिया है, तो अगर हम उज्ज्वल की बात करें मेरे दोस्त, तो उज्ज्वल का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है दोस्तों उत योग ज्वल। तो यहाँ पीछे जो मूल शब्द निकला वो ज्वल निकला, लेकिन यहाँ पे दोस्तों उज नहीं, क्या होगा, उत होगा। ठीक है, ऐसे अगला उच्चारण दिया है। अगर उच्चारण की बात करें दोस्तों, तो उच्चारण का अगर हम संधि विच्छेद करें, इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों कि इस टॉपिक को पढ़ने में, समझने में थोड़ा सा आपको संधि विच्छेद के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, तो उच्चारण का अगर हम संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा मेरे दोस्त उत योग चारण, यानी उच्चारण में पीछे का जो मूल शब्द है वो चारण है, लेकिन उपसर्ग उत है। ऐसे ही उद्धार की बात करूं मेरे दोस्त, तो उद्धार में आपका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा उत योग हार। हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे दार या धार, तो नहीं, मूल शब्द है हार और उपसर्ग है उत। ठीक है, तो यानी इन सभी में, इन सभी शब्दों में मेरे दोस्त अगर मैं देखूं तो यहाँ से आपका लेख निकलेगा, यहाँ से ज्वल निकलेगा, यहाँ से चारण निकलेगा, लेकिन यहाँ से आपका मूल शब्द हार निकलेगा, और इन सभी में कौन सा उपसर्ग है मेरे दोस्त, उत है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, अगले उपसर्ग की तरफ। दुर उपसर्ग है, और दोस्तों ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे हलंत लगा है, ये हलंत है, और जिन भी व्यंजनों में हलंत लग जाता है मेरे दोस्त, वो जो व्यंजन है ना दोस्तों, वो आधा होता है। यानी अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे ये त जो है ना, वो वर्ण है दोस्तों, वो अक्षर नहीं है, क्योंकि अक्षर बिना स्वरों के समावेश के नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो स्वर होते हैं वो अक्षर हैं कि नहीं, तो मेरे दोस्त जो स्वर होते हैं आपके 11 अ से लेकर के अ तक, ये आपके वर्ण भी हैं और ये आपके अक्षर भी हैं। लेकिन जो व्यंजन होते हैं मेरे दोस्त, वो व्यंजन तभी बनेंगे जब उनमें स्वरों का समावेश होगा। लेकिन अगर स्वरों का समावेश नहीं है तो वो व्यंजन भी वर्ण कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे जो हलंत त दिया है मेरे दोस्त, ये वर्ण है, अगर मैं इसका हलंत हटा दूं तो ये अक्षर कहलाएगा, फिर ये वर्ण नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें फिर स्वर के रूप में अ को जोड़ दिया जाएगा अगर मैं हलंत को हटाऊं। लेकिन अभी यहाँ इसमें कोई भी स्वर नहीं जुड़ा है, इसलिए इसमें हलंत लगा है। ठीक है दोस्त, चलिए ऐसे ही दूर में भी र में देखिए उपसर्ग जो दिया गया है आपका, ये जो दूर दिया गया है मेरे दोस्त, यहाँ पे भी देखिए र में हलंत लगा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, दिया हुआ है दुराचार। ठीक है, दुराचार, दुर्व्यवहार, दुराग्रह, दुर्घटना। ठीक है, इसमें हम निकालते हैं मूल शब्द मेरे दोस्त। तो मूल शब्द इसमें से क्या निकालेंगे आप निकालेंगे चार, है ना। लेकिन मुझे भाई आप ये बताओ कि जब आप यहाँ पे चार निकालेंगे तो ये बताइए यहाँ बच्चा क्या दुरा, तो क्या दुरा उपसर्ग है क्या? नहीं, इसमें दुरुपसर्ग का प्रयोग किया गया मेरे दोस्त। तो आपको समझना ये है, सबसे पहली बात तो आप ये जानिए कि जो ये र दिया है ना मेरे दोस्त, इस र में लगा है हलंत, और हलंत जिस भी व्यंजन में लग जाता है मेरे दोस्त, वो कहलाता है आपका क्या, वर्ण। जी हाँ मेरे दोस्त, वो कहलाता है वर्ण। ठीक है, तो ये आपका क्या है, वर्ण, यानी ये आधा अक्षर है। क्योंकि दोस्तों व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोला जाता, नहीं लिखा जाता। ठीक है, व्यंजन के निर्माण के लिए स्वरों की आवश्यकता जरूरी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिर स्वर क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे दोस्त कि स्वर आपका जो अ से लेकर के अ तक स्वर होते हैं, वो आपके वर्ण भी कहलाते हैं और आपके स्वर भी कहलाते हैं, साथ ही साथ उन्हें अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके खंड नहीं किए जाते। ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन ये जो र है ये वर्ण है, अगर इसको आपको अक्षर बनाना है तो आपको इस वर्ण में जोड़ना पड़ेगा स्वर। ठीक है, फिर आप चाहे कोई भी स्वर जोड़िए। तो ये है आपका र, और ये है आपका वर्ण, और ये है आधा। तो दुराचार की अगर हम बात करें दोस्त, तो यहाँ पे जो दुराचार है ना, इसमें जो मूल शब्द है वो आपका है आचार। ठीक है, और जब आचार निकल गया मेरे दोस्त, तो देखिए र में से आ की मात्रा निकल गई, तो आचार हो गया मूल शब्द, तो र कैसा हो गया, हलंत हो गया। इसीलिए इसमें कौन सा उपसर्ग है, दुर। आगे दिया है दुर्व्यवहार, तो इसी तरीके से इसमें मूल शब्द है व्यवहार, और इसमें उपसर्ग क्या है, दुर। जी हाँ दोस्तों, ये जो र दिख रहा है आपको, आपको लगता है ये उड़ंतुआ र है। जी नहीं दोस्त, इसका नाम है, ये है रेफ र, रेफ र बोलते हैं इसको। तो इसको हम रेफ र बोलते हैं, और ये आधा होता है। तो यहाँ पे जब व्यवहार मूल शब्द निकल गया, तो आपका जो उपसर्ग बचा वो क्या बचा, दुर। आगे दिया है दुराग्रह, तो मेरे दोस्त यहाँ पे मूल शब्द ग्रह तो है, लेकिन क्या ग्रह निकाल लेने से आपको दुर उपसर्ग मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जो मूल शब्द है मेरे दोस्त, वो क्या है, वो है आग्रह। ठीक है, तो यहाँ पे बचा दुर, वो हो गया आपका उपसर्ग। ऐसे ही यहाँ पे मूल शब्द है आपका क्या मेरे दोस्त, घटना। क्या है, घटना, और यहाँ से उपसर्ग क्या निकला, दुर। ठीक है, अब हम चलिए आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों।
अगला 11वां नंबर हमारा उपसर्ग है दुस। ठीक है, अब यहां दिया है दुष्चरित्र, दुष्प्रभाव, दुस्साहस, दुष्कर। ठीक है, अगर मैं देखूं दोस्तों मूल शब्द, तो यहाँ पे मूल शब्द है चरित्र, यहाँ पे है प्रभाव, यहाँ पे दिया है साहस और यहाँ पे दिया है कर। ठीक है मेरे दोस्त, ये तो निकल गया। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, वो ये आ रहा होगा कि सर यहाँ पे जो दुस बच रहा है वो तो तालव्य स है, यहाँ पे जो दुस है वो मूर्धन्य वाला स है, षटकोण स जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे जो है वो आपका दंत स है मेरे दोस्त, है ना। आपके मन में ये बात आ रही होगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा इस बात को कंसंट्रेट होकर सुनिएगा, समझिएगा, नहीं एग्जाम में आप गलत कर दोगे। यदि दुष्चरित्र, दुष्प्रभाव, दुस्साहस इनमें से कोई भी शब्द आपकी परीक्षा में दे दे और पूछे कि निम्न में उपसर्ग है, तो मेरे दोस्त इसका सही आंसर होगा ये दुस। जी हाँ, यहाँ दंत स वाला सही आंसर होगा। लेकिन अगर आप दोस्तों इस दुष्चरित्र को देख करके अगर आप इस वाले स को टिक करते हैं मेरे दोस्त, तो ये हो जाएगा गलत। आप कभी भी ये स को देख करके टिक मत करिएगा दोस्त, चाहे तालव्य स हो, चाहे मूर्धन्य हो, चाहे दंत्य हो। हमेशा जो सही आंसर होगा, जो सही विकल्प होगा मेरे दोस्त, वो ये वाला होगा दुस। ठीक है, ना ही ये सही है और ना ही ये वाला सही है कि आपने दुष्प्रभाव देखा या दुष्कर देखा तो आपने इसको टिक कर दिया कि भाई यहाँ पे आपका मूर्धन्य स है, तो यहाँ ये भी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये गलत है। ठीक है, और ये भी गलत है। अगर दुष्चरित्र को आप देखते हैं और इसको टिक करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। इन सभी के लिए जो उपसर्ग है दोस्त वो दुस है। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी स में हलंत लगा है, यानी एक ऐसा वर्ण है आधा है। ठीक है, यानी आधा अक्षर है और एक वर्ण है। त में भी लगा है हलंत, तो ये भी आधा अक्षर है और वर्ण है। र में लगा है तो ये भी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले उपसर्ग की तरफ, जो है 12वां नी। तो ठीक है दोस्तों, आइए निकालते हैं इसमें से मूल शब्द। तो यहाँ जो मूल शब्द है वो है योग, यहाँ पे मूल शब्द है बंध, यहाँ पे है दान और यहाँ पे है डर। तो दोस्तों इन सभी मूल शब्दों को निकालने के बाद आप देख रहे हैं कि सब में नी नी उपसर्ग लगा है, तो यानी इसमें नी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उपसर्ग निकालने का सबसे अच्छा तरीका है मेरे दोस्त कि आपको पीछे से मूल शब्द निकाल लेना है। मैं पीछे से निकालने की बात इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जोड़ा जाता है। ठीक है, पहले कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए कि शुरुआत में, या फिर सबसे आगे की तरफ कह लीजिए, या फिर कह लीजिए आदि में। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मूल शब्द जब आप पीछे से निकाल लेंगे तो जो आगे बचेगा मेरे दोस्त, जो आपका शब्दांश बचेगा, जो आपका अक्षर बचेगा, वही क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे दिया है निर। और दोस्त यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे कि र में लगा है हलंत, यानी आप समझ चुके होंगे कि ये र जो है कैसा है, आधा है और ये एक वर्ण है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला दिया है निरंकुश। तो दोस्तों निरंकुश में अगर मूल शब्द आपको निकालना हो तो आप कुश निकाल देंगे। तो अगर आप कुश निकाल देंगे तो ये बताइए क्या निरंग है क्या यहाँ पे? नहीं है ना। निर उपसर्ग की बात कर रहा है मेरे दोस्त, यहाँ शुद्ध जो है कुश हो ही नहीं सकता। यहाँ पे शुद्ध होगा दोस्तों अंकुश। यहाँ पीछे से मूल शब्द क्या निकलेगा दोस्त? अंकुश। जब मैंने यहाँ पे अंकुश निकाल दिया तो नी बचा और र आधा बचा, क्योंकि र में जो अंग जुड़ा था वो मैंने बाहर कर दिया, तो र हो गया कैसा? आधा। यानी निरंकुश में कौन सा उपसर्ग है दोस्त? तो निर उपसर्ग है। ऐसे ही निरक्षर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे क्षर नहीं निकलेगा, यहाँ पे शुद्ध शब्द निकलेगा। जो आपका मूल शब्द है वो है अक्षर, तो निर हो गया उपसर्ग। निराशा की बात करें मेरे दोस्त, तो यहाँ पे मूल शब्द होगा आपका आशा। आशा निकल गया तो आपका उपसर्ग क्या हुआ मेरे दोस्त? निर हो गया। ठीक है, और निर्धन की बात करें तो यहाँ पर मूल शब्द आपका हो जाएगा धन। मूल शब्द हो जाएगा धन और उपसर्ग के रूप में हो जाएगा आपका निर। ठीक है, रेफ र होता है आधा, इसलिए ये हो गया आपका हलंत र और नी हो गया उपसर्ग, यानी निर उपसर्ग हो गया निर्धन के शब्द में जो प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा समझिएगा। अब हम यहाँ पे निस उपसर्ग की चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो आपको शब्द दिया है वो दिया है निश्चय, निश्चल, निष्फल, निस्तेज दिया है मेरे दोस्त। तो देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पीछे से मूल शब्द है चय, यहाँ पे है छल, यहाँ पे है फल और यहाँ पे है तेज। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, जैसा मैंने यहाँ दुस वाले में बताया था कि तालव्य स हो, मूर्धन्य स हो, दंत स हो, तीन में से कोई भी स हो, लेकिन सही विकल्प मेरे दोस्त दंत स वाला ही होगा। जरूर आपके ऑप्शन में तालव्य और मूर्धन्य दे दे, लेकिन आपको हमेशा कोई भी स हो, लेकिन आपको कौन से स को टिक करना है?
दंत्य स को। इसको याद रखिएगा मेरे दोस्त, मैं फिर से कह रहा हूं। और वही चीज यहाँ भी दिया गया है कि निश्चय में आप देख रहे हैं ये है तालव्य स दोस्तों, यहाँ भी और यहाँ भी। ये आपका जो षटकोण वाला स है ये है मूर्धन्य स, और ये वाला जो स है मेरे दोस्त वो है दंत्य स। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज है। और मैं फिर बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर निश्चय देता है, निश्चल देता है, निष्फल देता है, निस्तेज देता है और आपसे पूछता है कोई भी इनमें से कोई भी शब्द दे और पूछे कि कौन सा उपसर्ग है मेरे दोस्त, तो सही आंसर होगा निस। ये वाला निस सही उपसर्ग है। अगर मान लीजिए निश्चय दे दिया तो आपको जरूर एक विकल्प देगा इस टाइप का निस, लेकिन यदि आपने मेरे दोस्त ये लगाया तो गलत हो जाएगा। जैसा यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर दुष्चरित्र दिया है और आपने इसे लगाया तो ये हो जाएगा गलत। दुष्प्रभाव दिया है, यदि आपने इसको लगाया मेरे दोस्त तो ये हो जाएगा गलत। यानी सही आंसर इन सभी के लिए क्या है, ये उपसर्ग है। ठीक है, अब नीचे आ जाइए मेरे दोस्त। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, निश्चय दिया है, अगर आपने इसको लगाया तो गलत हो जाएगा। निश्चल दिया है, ये दिया और आपने इसको टिक किया तो गलत हो जाएगा। यदि निष्फल दिया मेरे दोस्त और आपने इस वाले निस को लगाया तब भी आपका विकल्प हो जाएगा गलत। ठीक है, निस्तेज दिया है तब तो ये सही ही है, तब तो आप दिमाग लगाएंगे और ये सही ही है दोस्तों, दिमाग तो लगाना है नहीं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि इनमें से कोई भी शब्द आ जाए आपको आंसर के रूप में यही निस लगाना है। ठीक है, यानी दंत स को आप टिक करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए आज की इस स्लाइड का जो हमारा आखिरी उपसर्ग है मेरे दोस्त 15वां नंबर, वो है प्र। ठीक है, इसके बाद हम 16 से लेकर के 22 तक उपसर्ग की चर्चा अपने अगले स्लाइड में करते हैं। ये आखिरी हमारा उपसर्ग है प्र। आइए इसको देख लेते हैं मेरे दोस्त। इसमें से मूल शब्द निकालेंगे तो यहाँ निकलेगा कार, यहाँ पे निकलेगा भाव, यहाँ पे निकलेगा मार। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार कोई मूल शब्द नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, थोड़ा सा आप समझिएगा। अगर मैं संधि विच्छेद करके बताऊं तो प्रमाण का संधि विच्छेद होता है प्र योग मान। जी हाँ मेरे दोस्त, जब कभी संधि के रूप में ड़ मिले और आप उसका संधि विच्छेद करेंगे मेरे दोस्त तो ड़ को क्या लिखेंगे, न। ठीक है, यानी प्रमाण का संधि विच्छेद होगा प्र योग मान। लेकिन जैसे ही संधि विच्छेद को आप संधि करेंगे तो हो जाएगा मान को मार कर देंगे, यानी प्रमाण कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं आपसे दोस्तों बोलूं कि परिणाम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो परिणाम का संधि विच्छेद होगा परि योग नाम। ठीक है, लेकिन जब मैं परि योग नाम को संधि करूंगा तो मैं परिणाम नहीं लिखूंगा मेरे दोस्त, तो मैं लिखूंगा परिणाम। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं परिमाण की मेरे दोस्त, तो परिमाण का संधि विच्छेद होगा परि योग मान। ठीक है, लेकिन जैसे ही संधि विच्छेद को हम संधि के रूप में ले आएंगे मेरे दोस्त तो परि योग मान को हम जोड़ के क्या लिखेंगे, परिमाण। ठीक है मेरे दोस्त, तो परिमाण परिणाम है, सही है। लेकिन जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो ड़ को किस में लिखेंगे, न के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ शुद्ध शब्द क्या निकलेगा दोस्त, मार की जगह पे मान और उपसर्ग क्या होगा, प्र। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों मूल शब्द है चार। ठीक है, तो इन सभी में उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया गया है और मूल शब्द है चार। इसमें है मान, इसमें है भाव और इसमें है कार। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और चलते हैं हम अपने आज के इस वीडियो के आखिरी स्लाइड की तरफ, जहां हम चर्चा करेंगे 16 नंबर से लेकर के 22 नंबर तक के संस्कृत के उपसर्गों के बारे में। ठीक है दोस्त, तो आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और हम चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये हमारी आज की आखिरी स्लाइड है जिसमें हम 16 नंबर से लेकर के 22 नंबर के उपसर्गों को कवर करेंगे, जिसमें हमारा 16 नंबर का उपसर्ग है दोस्तों प्रति। तो चलिए इनसे निर्मित जो हमारे यहाँ पे शब्द हैं हम देखते हैं कि इनमें मूल शब्द क्या है। तो दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे मूल शब्द है कुल, यहाँ पे है निधि, यहाँ पे है लिपि। ठीक है, तो इन तीनों में हमारा जो उपसर्ग है वो प्रति है। प्रत्यर्पण में दोस्तों आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पे मूल शब्द क्या होगा, तो मैं आपको बताऊं। प्रत्यर्पण का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों तो प्रत्यर्पण का संधि विच्छेद करने पे इसका संधि विच्छेद होगा प्रति योग अर्पण। अर्थात प्रत्यर्पण में जो हमारा मूल शब्द है वो है अर्पण और इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है मेरे दोस्त, तो प्रति उपसर्ग यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ठीक है, और यहाँ मैं दोस्तों आपको एक ट्रिक बताऊं जो मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था, जहां मैंने अति और अधि को लेकर के आपको ट्रिक दिया था कि यदि य के पहले कोई आधा अक्षर हो मेरे दोस्त, समझिएगा, यदि य के पहले कोई आधा अक्षर हो और आपको बताना है कि उसमें कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है मेरे दोस्त, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो दिया है पहला वाला आपका अक्षर उसको लिख लीजिए, इस आधे अक्षर को करिए पूरा और लगा दीजिए सीधे छोटी की मात्रा। बस यही है हमारा ट्रिक। यही मैंने आपको अति में भी बताया था जहां हमने अत्यधिक की चर्चा की थी। ठीक है, और यही मैंने आपको अधि में भी बताया था जहां मैंने अध्यक्ष के बारे में, अभ्युदय के बारे में आपको
बताया था। ठीक है दोस्त, चलिए चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगला उपसर्ग है हमारा परा। तो चलिए यहाँ से मूल शब्द निकाल दीजिए। यहाँ निकलेगा क्रम, यहाँ निकलेगा जय, यहाँ पे निकलेगा मेरे दोस्त क्या, मर्स, और यहाँ पे निकलेगा भौतिक। तो इन सभी में मूल शब्द निकालने के बाद जो उपसर्ग आप देख पा रहे हैं कौन सा उपसर्ग है, परा उपसर्ग। 18वां उपसर्ग है हमारा परि, परि। ठीक है, तो चलिए यहां से हम मूल शब्द को निकालते हैं दोस्तों। तो यहाँ मूल शब्द है क्रमा, यहाँ पे है धान, यहाँ पे है चालन, और यहाँ पे है जन। ठीक है दोस्तों, तो मूल शब्द निकालने के बाद इसमें कौन सा उपसर्ग मिला आपको, परि उपसर्ग मिला। ठीक है, अगला उपसर्ग है हमारा सम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक ये, और जो मैंने पिछले स्लाइड में दोस्तों आपको बताया था निस को लेकर के और दुस को लेकर के, वो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। तो इन तीनों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं, हम देखते हैं कि संकल्प, संगम, संयोग और संसार में कौन से मूल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों संकल्प में पीछे से निकलेगा कल्प। जी हाँ दोस्तों, पीछे से क्या निकलेगा, कल्प। और इसमें जो उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है मेरे दोस्त वो है सम। संगम की बात करें तो पीछे से मूल शब्द निकलेगा गम। संयोग की बात करें तो निकलेगा योग, और संसार की बात करें मेरे दोस्त तो निकलेगा सार। तो यानी इन सभी में अनुस्वार लगा है, लेकिन यदि ये परीक्षा में आते हैं आपके संसार, संयोग, संकल्प और संगम, और पूछता है कि निम्न में कौन सा उपसर्ग है मेरे दोस्त, तो सही आंसर है सम, जिसमें म कैसा होगा, हलंत लगा होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हो सकता है कि ऑप्शन में हलंत किसी किसी विकल्प में ना दे और आप जल्दीबाजी के चक्कर में उसको टिक कर देंगे मेरे दोस्त, तो हो जाएगा गलत। इसलिए आपको हलंत वाले म को विकल्प के रूप में चयनित करना है। ठीक है, चलिए अगले उपसर्ग की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन सा मूल शब्द है। तो दोस्तों सुकुमार में मूल शब्द है कुमार, सुकर्म में है कर्म, सुगंध में है गंध, और सुपुत्र में है मेरे दोस्त पुत्र। तो यानी इन सभी में मूल शब्द निकालने के बाद जो हमारा उपसर्ग मिला वो क्या मिला, सु। ठीक है, 21वां उपसर्ग कहता है दोस्तों वी है। तो चलिए देखते हैं इसमें मूल शब्द क्या है। तो पीछे से मूल शब्द निकालिए, यहाँ पे क्रय, यहाँ पे गत, यहाँ पे नाश और यहाँ पे ग्रह। तो बचा हुआ जो हमारा आगे का शब्दांश था वो है वी, यानी अक्षर जो है वो है वी मेरे दोस्त, और यही है आपका क्या, उपसर्ग। और आज के हमारे इस वीडियो की आखिरी स्लाइड की आखिरी उपसर्ग, ठीक है दोस्तों, ये संस्कृत का आखिरी उपसर्ग है 22वां नंबर अन। ठीक है, और ये भी दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अनंत, अनंतर, अनुचित और अनादर में कौन सा मूल शब्द प्रयोग किया गया है। तो अनंत की बात करें दोस्तों, तो अनंत में जो मूल शब्द है मेरे दोस्त वो क्या है, अंत। मूल शब्द क्या है, अंत। जब यहां से अंत निकलेगा तो न हो जाएगा हलंत वर्ण और आगे से अ लग जाएगा, तो अन उपसर्ग है और अनंत में अंत मूल शब्द है। ऐसे ही दोस्तों अनंतर की बात करें तो पीछे से तर नहीं निकलेगा मेरे दोस्त, यहाँ पे पीछे से निकलेगा अंतर, और जब अंतर निकल जाएगा तो उपसर्ग के रूप में क्या बचेगा, अन। अनुचित में दोस्तों बात करें तो चित नहीं निकलेगा, क्योंकि चित निकलेगा तो अन उपसर्ग होगा, और हमारा उपसर्ग है क्या, अन, जिसमें न है हलंत। तो दोस्तों यहाँ चित नहीं, यहाँ पे मूल शब्द है आपका क्या दोस्तों, यहाँ पे मूल शब्द है उचित। क्या है, उचित, और जब उचित निकल जाएगा तो अन आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। और अनादर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे ना तो दर है आपका मूल शब्द, ना ही नादर। यहाँ पे जो मूल शब्द है दोस्तों वो क्या है, आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे मूल शब्द है आदर, और यहाँ पे बचा हलंत न और अ, तो यानी अन उपसर्ग हो गया। ठीक है दोस्तों, आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, और ये है हमारी आज की आखिरी स्लाइड, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे दोस्त। चलिए, तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपको उपसर्ग क्या है, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग में हिंदी के कौन कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि उपसर्ग में हिंदी भी आता है, संस्कृत के भी उपसर्ग आते हैं, अंग्रेजी के भी आते हैं और उर्दू के भी आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने इस वीडियो में आपको संस्कृत के 22 उपसर्गों के बारे में बताया दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि वीडियो देखने के बाद आपको लगा होगा कि वास्तविकता है कि हमने चीजों को सीखा है। और दोस्तों अब अगर आप प्रैक्टिस सेट लेके बैठिए, या कोई अच्छी सी मल्टीपल टाइप की जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रश्नोत्तरी है उपसर्ग की, उसको लेके बैठिए दोस्तों। और जहां पर भी संस्कृत के उपसर्ग का प्रयोग किया होगा दोस्तों, मेरा वादा है आपसे कि आप बिल्कुल उसको सही करेंगे, यदि आपने वीडियो को अच्छे से देखा है और समझा है। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज के लिए वीडियो में इतना ही। हम अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वहां हम चर्चा करेंगे दोस्तों हिंदी के उपसर्गों के बारे में। ठीक है,
तो छोटे छोटे पार्ट में देंगे दोस्तों, जिससे आप चीजों को देख पाएं, बेहतर कर पाएं। नहीं तो वीडियो हो जाएगी लंबी और आप आलस के कारण उसको देखेंगे नहीं और चीजों को सीख नहीं पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं लेता हूं इस वीडियो से विदा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।